Hello viewers, once again welcome to my YouTube channel e-learning science। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में e-learning science में। हम एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर वाइज ऑफ क्लास 10 साइंस, हम उसकी सीरीज़ कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमारा यह चौथा वीडियो है चौथे चैप्टर का, जो आपकी 10th क्लास का चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर है, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो मैं आपको, जैसा आप जानते ही हैं, वीडियो के माध्यम से एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं हर चैप्टर से उनको करा रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने पिछले तीनों के तीनों चैप्टरों के वीडियोस देखे होंगे और उनमें जो प्रश्न मैंने बताए थे वो आपने लर्न करके पक्के किए होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखते रहें तो आपके जो 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे थ्योरी में आपको 60 में से जो 20 नंबर की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। तो पास मार्किंग के लिए तो आपको 15 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे, बट नॉट गो फॉर जस्ट पासिंग। ठीक है, पास मार्क्स के लिए ही नहीं जाना है, आप जो को डिस्टिंक्शन लेनी है, अच्छे नंबरों से पास होना है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, ताकि आपको जो है हर वीडियो के माध्यम से आपको जो है हर चैप्टर के क्वेश्चन की अपडेट मिलती रहे। साथ में एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आपको और साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 4 कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, या कार्बन एवं उसके यौगिक, उसको हम शुरू करते हैं। इसमें से जो एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का बनता है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? ठीक है, इन विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज फाउंड इन एनवायरमेंट। और आपका जो वायुमंडल है उसमें कार्बन किस रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों रूपों में कार्बन जो है वायुमंडल में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इनको। वायुमंडल में कार्बन अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इन दोनों रूपों में वायुमंडल में कार्बन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोनिया या NH3, ठीक है, कि एक अणु में कौन से आबंध होते हैं? अब अमोनिया NH3 के एक अणु में कौन से आबंध होते हैं? अब आपको पता है आबंध जो होते हैं एकल, द्वि, त्रि यानी सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कौन सा आबंध होता है अमोनिया में? तो अमोनिया में होता है आपका सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध। अमोनिया में क्योंकि NH3 है तो N के साथ 3 अणु होते हैं, तो इसमें एकल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हैज कम ऑन स्क्रीन, बकमिंस्टर फुलरिन किसका अपरूप है? ठीक है, अब बकमिंस्टर फुलरिन जो है किसका अपरूप है? तो ये अपरूप है आपके कार्बन का। तो कार्बन के एक अपरूप जो होता है उसका नाम है बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन अणु होते हैं? अब ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन अणु होते हैं? तो ब्यूटेन का फार्मूला आपको पता ही है, ब्यूटेन में कितनी कार्बन है? C4। ठीक है, अब आपको इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेना आपने, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपका ब्यूट का पता कैसे करते हैं। तो इसके लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, उसके बाद हेक्स, उसके बाद हेप्ट, उसके बाद ऑक्ट, हेक्स, डेक। तो ये जो हैं ये आपके 1 से 10 तक जो कार्बन है उनके लिए बोला जाता है। तो एक कार्बन वाले कार्बन यौगिक होते हैं उसको बोलते हैं मिथ। ठीक है, उसके बाद 2 कार्बन वाले तो बोलते हैं हम इथ, 3 वाले को बोलते हैं हम प्रोप, 4 वाले को बोलते हैं ब्यूट, 5 वाले को बोलते हैं हम पेंट, और 6 जिसमें कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं हम हेक्स, एंड 7 कार्बन वाले को बोलते हैं हम हेप्ट, 8 कार्बन जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्ट, और 9 कार्बन वाले को बोलते हैं हम नैन, और 10 कार्बन वाले को बोलते हैं हम डेक। ठीक है, अब इसके आगे एन लगना है तो डेकेन, पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन। और इसके आगे एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एकला बंध। अगर इन लगता है जैसे मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो इसका मतलब है 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, द्विया बंध। अगर आइन लगता है जैसे मिथाइन, प्रोपाइल, इथाइल, तो आई लगता है तो वो क्या होता है? 3 आबंध, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसका एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कार्बन्स के जो नॉमेनक्लेचर के ऊपर, तो आप उसको देखेंगे।
उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन अणु होते हैं? तो ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन अणु होते हैं? 10। ठीक है, ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन अणु होते हैं? 10। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता ही क्या है? C4H10। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन ब्यूटेनॉल? अब क्रियात्मक समूह का मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑल मतलब अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप होता है और उसको हिंदी में ऑल बोलते हैं, तो OH ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल। तो ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के अणु में जल रागी और जल विरागी किस तरफ लगे होते हैं? अब जो जल रागी है और जल विरागी जो एंड होते हैं ना, साबुन में जो एंड होते हैं वो किस तरफ होते हैं? यानी जल रागी किस तरफ होता है और जल विरागी किस तरफ? तो उसका आंसर क्या है? साबुन के अणु में जल रागी होता है आपका शीर्ष की तरफ और जल विरागी होता है पूंछ की तरफ। ठीक है, ये दोनों एंड होते हैं, जल रागी शीर्ष की तरफ और जल विरागी पूंछ की तरफ। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स बोलते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हेज कम ऑन स्क्रीन। प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र बताएं। तो प्रोपेन जो है उसका संरचनात्मक सूत्र क्या है? अब प्रोप मैंने आपको बताया, प्रोप का मतलब जिसमें 3 कार्बन हैं। तो अब अगर एन है इट मीन्स तीनों में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन CH3 CH2 CH3। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2 CH3। ये बन गया आपका प्रोपेन। ठीक है, चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र लिखो। अब एथाइन का संरचनात्मक सूत्र या अणु सूत्र, ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा? हाँ, इसका सूत्र होगा आपका एथाइन। मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड बोला जिसमें आइन लगा हुआ, तो इसमें क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो थोड़ा आगे हो गया है, तो CH बीच में C और C यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर अगेन C सिंगल बॉन्ड H होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में है, जो थोड़ा सा आगे दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में। तो एथाइन का संरचनात्मक सूत्र होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरोप्रोपेन एक कैसा यौगिक है? क्लोरोप्रोपेन, तो इसका उत्तर क्या है? क्लोरोप्रोपेन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या असंतृप्त यौगिक है। क्यों क्लोरोप्रोपेन? ठीक है, क्योंकि प्रोपेन में आपको पता ही है, अब इसमें क्लोरीन जुड़ गया है तो अनसैचुरेटेड है, इसकी टेंडेंसी है टू गेट द सैचुरेशन, तो यह एक असंतृप्त यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करती है? अब क्लोरीन जो है संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, परंतु किसकी उपस्थिति में करती है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ सूर्य के प्रकाश में या उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हियर कम्स ऑन स्क्रीन। कार्बन के यौगिकों में कौन से आबंध होते हैं? अब देखिए, आबंध 3 तरह के होते हैं, मुख्यतः 3 तरह के आबंध होते हैं, पर हम 2 तरह के समझेंगे। एक आपको मैंने बताया था विद्युत आबंध होते हैं, विद्युत सहसंयोजक आबंध होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके सहसंयोजक आबंध। तो इनमें से कार्बन के यौगिकों के बीच में कौन से आबंध होते हैं? तो सहसंयोजक आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्यों होते हैं? देखिए ब्रीफ आउट कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि कार्बन जो है एक ऐसा तत्व है, एलिमेंट है, जो क्या करता है, वो ना तो अपने इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है पूरी तरह और ना ही पूरी तरह लेना चाहता है। उसकी टेंडेंसी है ना वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है ना ही पूरे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे और अच्छी तरह से और अपनी इच्छा से, तो वो बन जाएंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड्स, यानी वो विद्युत सहसंयोजक आबंध बन जाते हैं। परंतु इसकी टेंडेंसी है कि ना तो अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह अपनी इच्छा से दे सकता है, ना ही किसी और के इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसीलिए क्या करता है, यह साझेदारी करता है, यानी सह संयोजन करता है। दूसरे एटम जिसके साथ भी यह कोई आबंध बनाता है तो उसके साथ यह साझेदारी करता है, यानी जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH4 है, मीथेन है, तो कार्बन आपको पता है कार्बन का परमाणु संख्या है 6। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब 6 क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4, 2 4,
तो इसके बाहरी जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसका मतलब है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है और 4 इलेक्ट्रॉन लेने की। या तो 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो 2 प्राप्त कर लेगा अपना पूरा शेल, या फिर 4 लेके ऑक्टेट बना लेगा, 8 हो जाएंगे। तो यह दे नहीं पाता है इजीली और ना ही ले पाता है, इसलिए क्या करता है यह दूसरे तत्वों जैसे सी है तो सी के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। तो शेयरिंग करते हैं ये, इसीलिए इसको बोलते हैं सहज संयोजन आबंध। तो कार्बन के साथ जितने भी यौगिक बनते हैं उनमें सहज संयोजन आबंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पेंटेन का अणु सूत्र है C5H12। ठीक है, अब पेंटेन मैंने पहले बता दिया, पेंट मीन्स 5 कार्बन, तो पेंटेन का अणु सूत्र है, आणविक सूत्र है C5H12। इसमें कितने सह संयोजक आबंध होंगे? अब इसमें सह संयोजक आबंध कितने होंगे तो ये फॉर्मूला बना सकते हो। इसके 16 सह संयोजक आबंध होंगे, क्योंकि देखिए 5 कार्बन है तो आपस में इनके आबंध होंगे कितने? C5 है तो 1 2 3 4 आबंध कार्बन के बीच में होंगे, बाकी आपके जो 12 आबंध होंगे वो हाइड्रोजन के साथ होंगे इनके। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी बाहर ही है। तो इसमें कितने आबंध हुए? पेंटेन के अणुसूत्र में 16 सहसंयोजक आबंध होते हैं, 16। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? अब बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? ठीक है, बेंजीन, तो बेंजीन का अणुसूत्र है आपका C6H6, जिसमें कार्बन भी 6 होता है और हाइड्रोजन भी 6 होता है। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एथेनॉल, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है। जो इथेनॉल होता है वह सोडियम से अभिक्रिया करता है, रिएक्टिंग विद सोडियम, तथा 2 उत्पाद बनाता है, साथ में वो 2 प्रोडक्ट बनाता है। वो कौन कौन से हैं? When ethanol take reaction with the sodium, it forms 2 product. Name these 2 product. उनके क्या उत्पाद को नाम होंगे? तो वो 2 नाम है, सोडियम एथेनॉक्साइड या सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन। जब आपका इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथोक्साइड बनता है और साथ में बनता है हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल के संरचनात्मक सूत्र में कितने हाइड्रोजन अणु होते हैं? ब्यूटेनोइक, अब देखिए आपको ओइक अम्ल है, ओइक एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इसको, तो जिसका हिंदी में लिखते हैं हम ओइक। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सूत्र है वो है C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड OH, COOH, राइट। तो अब ब्यूटेनोइक अम्ल में कितने हाइड्रोजन अणु होंगे? ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला बना के देख सकते हैं, इसमें होते हैं 8 हाइड्रोजन अणु। तो ब्यूटेनोइक अम्ल के संरचनात्मक सूत्र आप बनाएंगे, उसमें होते हैं हाइड्रोजन के 8 अणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सिरका। सिरका एक घोल है या विलेन है जिसमें एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरका एक विलेन है जिसमें एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है उसमें? एसिटिक अम्ल जल में 5 से 8% होता है। ठीक है, अब सिरका जो सॉल्यूशन है ना वो पानी और एसिटिक अम्ल का एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो मैं दोबारा बताता हूँ। सिरका जो होता है, ठीक है, आप सभी इसको जानते हैं, सिरका जो है घरों में अचार के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक किस्म का यह प्रिजर्वेटिव होता है सिरका, तो इसको हम अचार को प्रिजर्व करने के लिए भी डालते हैं। ठीक है, खटाई के लिए भी डालते हैं। तो सिरका जो है क्या? सिरका एक सॉल्यूशन है जो पानी और एसिटिक अम्ल का होता है। तो इसमें पानी कितना % होता है? ठीक है, और एसिटिक अम्ल कितना % होता है? तो 100 में से एसिटिक अम्ल कितना होता है? इसमें 5 से 8% इसमें एसिटिक अम्ल होता है, और जो आपका पानी बच गया बाकी पानी होगा इसमें। ठीक है, यानी आपका 95 से 98% इसमें क्या होगा? पानी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक बढ़ते हैं। हियर कम्स ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 17 है कार्बन के 2 यौगिक, या कार्बन के दो नहीं, सॉरी, कार्बन का एक यौगिक दिया हुआ है, इसका नाम पूछा है। कार्बन की यौगिक CH3 CH2 CHO, इसका नाम क्या है? अब इसमें देख लीजिए कितनी C है, 1 2 3, 3 तो इसमें कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें आपकी 6 हाइड्रोजन है। बेसिकली हाइड्रोजन तो इसमें 5 ही है, लेकिन साथ में CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो CHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, एक प्रक्रियात्मक ग्रुप है। तो कार्बन के इस यौगिक का क्या नाम होगा? तो इसमें आपको पता ही है, बस CHO ग्रुप लग जाता है तो इसका जो लिखा जाता है, इसका जो सुफिक्स है वो है अल। ठीक है, तो इसमें कितनी कार्बन है? 3, CH3, तो ये बन जाएगा आपका 3 कार्बन बोलते हैं हम प्रोप, तो ये क्या बनेगा? प्रोपेनल। ठीक है, इसका नाम होगा प्रोपेनल।
3 कार्बन वाले को प्रोप और आगे लग गया आपका अल ग्रुप, तो प्रोपेनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, CH3CH2O CH3CH2Cl, ये है आपका एक यौगिक, कार्बन का यौगिक है CH3CH2O CH2CH3 तो इसमें जो उपस्थित जो डिफरेंट जो परमाणु है, ठीक है, विषम परमाणु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। इसमें सबसे अलग है क्लोरीन, विषम परमाणु है क्लोरीन। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चन वेरी वेल। आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे और आप अच्छी तरह से इनको समझ रहे होंगे। तो ये वीडियो आप कंटिन्यू देखें टिल एंड, ताकि आप इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को ध्यान से समझ पाएँ। हाँ, जहाँ आपको कोई दिक्कत आती है तो एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सभी व्यूवर्स से, सभी बच्चों से जो वीडियो देख रहे हैं 10th क्लास के, काइंडली आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, सुझाव लिखें, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, आपकी समस्या का समाधान कर सकूं, ठीक है। और साथ में एक और रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरा वीडियो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई जो हैं, जो बच्चे जो हैं, जो व्यूवर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और आते रहें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? जो एल्काइन समजातीय श्रेणी है उसका प्रथम सदस्य है इथाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इथेन C2H6, अब ये इथेन है, आपको पता ही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इथेन है जिसमें 2 कार्बन है, तो C2H6 में कितने सहसंयोजक कोवलेंट आबंध होंगे? यानी मैंने आपको पहले बताया सहसंयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड एक ही बात है। तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? अब C2 है, H6 है, तो एक तो हो गया आपका 2 कार्बनों के बीच में, ठीक है, C इसमें एक आबंध हो गया, बच गए हमारे 6 कार्बन, तो एक कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन की तरफ लगे हमारे 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड वो हो गए, और दूसरी कार्बन की तरफ लगे हमारे 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड वो, तो 3 3 6 और एक दोनों कार्बनों के बीच में, तो वो हो गया आपका 7। तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? 7, ठीक है। चलें आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्यूटेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनोन, तो अब आपको पता है नोन मीन्स ओन, तो लास्ट में अगर ओन है, ओन सुफिक्स है, तो ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन ग्रुप। तो ब्यूटेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोन, ठीक है, ब्यूटेनोन में कीटोन ग्रुप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, यदि खाना बनाते समय बर्तन का तला काला पड़ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? अब आप खाना बनाते हैं सभी घरों में, ठीक है, सभी के पेरेंट्स खाना बनाते हैं बच्चों के, और व्यूवर्स हैं जो कुछ अपने आप भी खाना बनाते हैं। तो खाना बनाते समय अगर आपका जो बर्तन है, चाहे वो कढ़ाई है, चाहे पतीला है, कुछ भी है, अगर उसका तला जो है काला हो जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है साइंटिफिकली? इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ईंधन है वह सही ढंग से नहीं जल रहा है, यानी जो आपका ईंधन है वह प्रॉपर जो है बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, साबुन का लाल लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब लाल लिटमस पेपर होता है, आपको पता ही है, ये बेसिकली जो लिटमस पेपर है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है, पीएच के लिए। तो साबुन का लाल लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साबुन क्या है? बेसिकली एक अम्ल है या क्षार है? क्षार, यानी साबुन जो है क्षारीय प्रकृति होता है, प्रवृत्ति होती है इसकी क्षारीय, इसका नेचर है क्षारीय, सॉल्टी, सॉरी बेस। तो क्या होगा? यह लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला। साबुन क्षारीय होता है इसलिए यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ यौगिक दिए हुए हैं। देखिए C2H6 है, C3H8 है, C3H6 है, C2H2 है और CH4 है। तो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन कर सकता है? जितने भी ये कार्बन यौगिक है ना, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? C2H2, यानी आपका C2H2 है, इसका नाम क्या हुआ फिर? इथीन। C2H2 सॉरी ये है आपका, हाँ, ये
इथाइन है, इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये इथाइन है। और साथ में CH4 मीथेन है, ठीक है। तो C2 और H2, ठीक है, C2 और H2 जो हैं वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अनसैचुरेटेड क्या है, कार्बन। अब अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजनीकरण से क्या अभिप्राय है। अब हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजनीकरण एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, तो उसका आंसर क्या है, हाइड्रोजनीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिए इस चीज को, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन से योग करके, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, योग करते हैं, तो असंतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, इसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, ठीक है। द क्लींजिंग मटेरियल आर कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सोप, यानी अपमार्जक। अच्छा हाँ, सफाई के लिए जो उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं हम अपमार्जक, ठीक है, डिटर्जेंट, उनको बोलते हैं डिटर्जेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी एक लंबी चेन होती है, उस लंबी चेन को हम क्या कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की लंबी चेन को हम बोलते हैं साबुन या सोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, जिसके कारण कोई अभिक्रिया तीव्र या मंद होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी केमिकल, कोई भी रिएक्शन होता है, उसके अंदर कोई चीज हम डालते हैं जिसके कारण वह रिएक्शन फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है, ठीक है, तीव्र हो जाता है या मंद हो जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट या उत्प्रेरक, उसको बोलते हैं हम उत्प्रेरक, जो कि रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग इन दिस वीडियो, सो ध्यान से इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक अल्कोहल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, उसे कहते हैं ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रक्रिया द्वारा विशेष परिस्थितियों में छोटे अणु मिलकर एक बड़ी श्रृंखला वाला अर्थात एक बड़ा अणु बनाते हैं, क्या कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें बिल्कुल एक स्पेशल कंडीशंस के साथ, अंडर कंडीशन जो है, स्मॉल जो आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं और एक बड़ी श्रृंखला या बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बहुलकता, उसको बोला जाता है बहुलकता। वह अभिक्रिया या वह श्रृंखला या वह प्रक्रिया कहलाती है बहुलकता। तो व्यूअर्स, आई होप आपने ये सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे और अच्छी तरह से इनको आपने समझकर इनका अपने ज्ञान में वृद्धि की होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी जो है व्यूवर्स जो हैं, सभी बच्चे जो हैं 10th क्लास के, मेरे इस वीडियो को और पिछले 3 वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, ताकि अब आपको ये जो है 4 चैप्टर तक के एक नंबर के क्वेश्चन जो हैं अच्छी तरह से पक्के होंगे एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। जिन बच्चों को पिछले वीडियो स्किप हो गए होंगे वो कृपया डिस्क्रिप्शन पर नीचे जाके चेक करें, वहाँ पर मैंने पिछले वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, 2, 3 करके, तो उनको क्लिक करें, वहाँ पर जाके उनको भी देखें और उन क्वेश्चन को समझें, ताकि आप एनुअल एग्जामिनेशन में 15 नंबर जो है आसानी से एक नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे सकें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू विल बी डेफिनेटली कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियो एंड ऑलवेज ज्वाइन मी ऑन द सेम टाइम। जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ चैनल में, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब आएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया है। तो जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल विद प्रेसिंग बेल आइकन, ताकि आपको अगला वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल बी बैक सून विद लॉट मोर वीडियोज़, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।